इमोशनल डस्टबिन। अरनिया जी को सच में लगता था कि उन्होंने नताशा के साथ कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, उसे हर चीज़ दी, प्यार दिया, भरोसा दिया। लेकिन बदले में नताशा ने जो किया, उसने अरनिया जी के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। उस पल उनके मन में सिर्फ नफरत बची थी, इतनी गहरी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। उनके आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ आया। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, मैं माही का बदला जरूर लूंगी। नताशा को मैं ऐसा अंजाम दूंगी कि उसकी मौत भी उससे बेहतर लगे। वार्ड में मौजूद करण, रणबीर और कार्तिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तीनों के दिल में एक साथ भारी सांस उठी। पहले जब उन्होंने अपनी माँ से नताशा को घर से निकालने की बात की थी, तब अरनिया जी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका था और उन्हें यह एहसास हो गया था कि नताशा अब भी उनसे जुड़ी हुई थी, तब जाकर उनकी माँ ने बदले की बात की। सच में, जब तक अरनिया जी ने नताशा की असलियत अपनी आंखों से नहीं देखी, तब तक उन्हें समझ ही नहीं आया। करण खुद को रोक नहीं पाया। उसने भारी आवाज में कहा, मॉम, इसमें आपकी भी गलती है। पहले जब हम चारों नताशा के साथ खेलते थे, आप बार बार हमें समझाती थी कि उसे प्यार करो, उसे कभी तंग मत करो। आज वही सब लौटकर सामने आया है। नताशा ऐसी इंसान थी जो एहसान का बदला एहसान से नहीं बल्कि चोट से देती थी। उसे दूसरों की अच्छाई का कोई कद्र नहीं था। वह बस उसी अच्छाई को इस्तेमाल करना जानती थी। ऐसे इंसान के लिए दुखी होना या उसकी चिंता करना अब किसी को भी सही नहीं लग रहा था। कार्तिक ने होठ दबाते हुए कहा, मॉम, अगर आपसे सहा नहीं जा रहा तो आप खुद बदला ले लो, लेकिन माही को इसमें मत घसीटो। वह अब अपनी जिंदगी ठीक से जी रही है। उसके कंधों पर और बोझ डालने की क्या जरूरत है? अगर वह सपना सच था तो हम सब भी नताशा के साथ गुनहगार हैं। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं। इस हालात में माही के नाम पर बदले की बात करना कार्तिक को खुद मजाक जैसी लग रही थी। रणबीर ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई। कार्तिक सही कह रहा है, हम सब इसमें शामिल थे। अगर बदला लेना ही है तो लो, लेकिन माही का नाम मत लो। क्या माही का नाम लिए बिना उनके परिवार के पास बदले की कोई वजह नहीं बचती थी? रणबीर के पास तो खुद अपने बदले के लिए ढेरों वजह थी। उसकी किस्मत जो छीनी गई थी, उसके शरीर पर लगे जख्म और वह अपमान जो उसने झेला था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं अलग हूँ, मैं अपने लिए बदला लूंगा। बस उम्मीद है नताशा थोड़ी देर और टिक जाए, वरना मजा नहीं आएगा। पहले उसने इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि पुराने रिश्तों की परछाई अब भी दिल में थी और ऊपर से उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अब उसकी हड्डियां लगभग जुड़ चुकी थी और दिल में जमा नफरत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। अब नताशा से हिसाब बराबर करना जरूरी था। करण ने भी गहरी आवाज में कहा, नताशा हमेशा से हमें खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती आई है। अब उसे पता चलना चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं। कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए फिर समझाने की कोशिश की, मॉम, माही को बहाना मत बनाइए, नहीं तो आप अपनी ही गलती और बढ़ा लेगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। तुम लोग, अरनिया जी ने गुस्से में बेड पर हाथ मारा, तुम सब बस मुझे चिढ़ाना जानते हो। मैं कैसे गुनहगार हो गई? मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि मुझे सच पता ही नहीं था। वह गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने बस कुछ शब्द कहे थे, लेकिन उनके तीनों बेटे मशीन गन की तरह बोलते जा रहे थे। वह उनकी माँ थी और वही उन्हें समझा रहे थे। ये बात उन्हें और ज़्यादा चुभ रही थी। कार्तिक ने तुरंत कहा, गलती तो गलती होती है मॉम, आपने नताशा की मदद की, इसलिए आप भी इसमें शामिल थे। कहते ही वह जल्दी से करण के पीछे छुप गया। भागो यहाँ से, अरनिया जी ने तकिया उठाकर कार्तिक की तरफ फेंका, जो उसके सिर से बाल बाल बचा। अरनिया जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रणबीर ने बेपरवाह लहजे में कहा, माँ, क्या आप मेनोपॉज से गुजर रही है? हम सच ही तो कह रहे हैं। अगर सच स्वीकार नहीं करेगी तो सुधार कैसे होगा? उसका माँ के लिए मन धीरे धीरे बदल चुका था। पहले अरनिया जी को जरा सी भी तबीयत खराब होती थी तो वह घबरा जाता था, लेकिन जब वह खुद बेड पर टूटी हड्डियों के साथ पड़ा था और उसकी माँ तब भी नताशा का बचाव कर रही थी, उसी दिन उसके दिल में ठंडापन आ गया था।
अब उसे माँ के प्यार की कोई उम्मीद नहीं रही थी। वैसे भी अरनिया जी पूरी तरह स्वस्थ थी। बेहोश जरूर हुई थी, लेकिन सारे फिजिकल इंडेक्स नॉर्मल थे। इतनी आसानी से कुछ होने वाला नहीं था। अरनिया जी गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाई। करण के पीछे छुपा कार्तिक धीमी आवाज में बोला, जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मैं पहले ही चला जाता हूँ। वैसे भी आपको कुछ हुआ नहीं है। कहते ही वह तेजी से बाहर निकल गया। हर बार माँ के साथ होना उसे घुटन देता था। रणबीर ने ठंडी नजर से अपनी माँ को देखा और आखिर में कहा, मॉम, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बदला लेना है तो लीजिए, लेकिन माही का नाम मत लीजिए। अलविदा। उसने व्हील चेयर का हैंडल घुमाया और बाहर चला गया। सच तो यह था कि उसकी हड्डियां लगभग पूरी तरह जुड़ चुकी थी, लेकिन किसी भी तरह की सिक्वेली से बचने के लिए उसने कुछ समय और व्हील चेयर में रहने का फैसला किया था। कमरे में अब सिर्फ करण और विक्रम जी और अस्पताल के बेड पर लेटी हुई अरनिया जी रह गई थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। करण ने अपने पिता के चेहरे के भाव देखे, फिर धीरे से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। जो उन्होंने कहा उसमें भी सच्चाई है। मैं भी अब चलता हूँ। इतना कहकर करण पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। उसे पता था कि अब उसके पिता ही अरनिया जी से बात करेंगे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अरनिया जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बेड पर रखी चीजें जमीन पर फेंक दी और गुस्से से चिल्लाई, विक्रम, क्या तुम बस खड़े खड़े देखते रहोगे? तीनों ने जिस तरह मुझे लेक्चर दिया, तुम्हें कुछ कहना नहीं था? विक्रम जी ने ठंडी सांस ली और हल्की सी हंसी के साथ बोले, पहले तुमने ही तीनों को बाहर जाने को कहा था। अब जरा सोचो, तुमने जो किया है, क्या वह किसी अच्छी माँ जैसा लगता है? अरनिया जी का सारा तेज जैसे एक पल में कम हो गया। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं वो तो इसलिए हुआ क्योंकि वह नाफरमान है। नताशा कितनी समझदार थी, कितनी आज्ञाकारी, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें खुद भी एहसास था कि उन्होंने नताशा का असली चेहरा बहुत देर से पहचाना। बरसों तक वही लड़की उन्हें धोखा देती रही और इसी बीच उनके अपने बेटे उनसे दूर होते चले गए। विक्रम जी ने गहरी सांस ली। जब गलती तुम्हारी है और मैं भी कोई आदर्श पिता नहीं रहा, तो हमें बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जो होना है होने दो। अगर आगे से तुम वही गलतियां नहीं दोहराओगी तो शायद धीरे धीरे रिश्ते ठीक हो जाए, वरना कोई भी बार बार तुम्हारे पास आना नहीं चाहेगा। सच कहे तो विक्रम जी खुद भी अपनी एक्स वाइफ से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। हर मुलाकात के बाद उनका मन और भारी हो जाता था। अरनिया जी घबरा गई। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम जी की आस्तीन पकड़ ली। मुझसे बात करो। वार्ड में अकेले बोर हो रही हूँ। बच्चे भी चले गए। उनकी आंखों में गुहार साफ दिख रही थी। विक्रम जी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर में मीटिंग के लिए जाना है। जो सुना है उसे खुद समझने की कोशिश करो। कोई भी इंसान जिंदगी भर किसी के साथ नहीं रह सकता। और हाँ, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हारा इमोशनल डस्टबिन बनने के लिए मजबूर नहीं हूँ। इतना कहकर वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गए। विक्रम, क्या तुम इतने बेरहम हो सकते हो? अरनिया जी ने चादर कसकर पकड़ ली। उनकी आंखों में दर्द भर आया। विक्रम जी रुके नहीं, बिना पीछे देखे बोले, डाइवोर्स का मतलब डाइवोर्स होता है। अगर ज़रूरी ना हो तो मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मैं जवाब नहीं दूंगा। अपना ख्याल रखना। वह आज अस्पताल सिर्फ यह देखने आए थे कि अरनिया जी की हालत कैसी है। डॉक्टरों की रिपोर्ट साफ थी, सेहत ठीक थी। बस नताशा की वजह से उन्हें गहरा झटका लगा था। आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह बेझिझक सिर्फ बच्चों को भेज सकते थे। अरनिया जी पूरी तरह टूटने लगी। गुस्से और दर्द में चिल्लाई, हरामजादे, मैंने तुम्हें अपनी जवानी दे दी और तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताना भी नहीं चाहते? जरूर तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है, तभी तो मुझे छोड़ दिया। इतने सालों की शादी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ता इस मोड़ तक आएगा। उनके मन में शक और जलन भर आई। उन्होंने तय कर लिया कि किसी डिटेक्टिव एजेंसी से जांच करवाएगी। विक्रम जी पलटे। उनकी आंखें ठंडी थी। अब भी ऐसे शक कर रही हो? तो फिर मुझे तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आगे से तुम्हारे मामलों में सिर्फ बच्चे आएंगे। जब बहुत ज़रूरी हो तभी मुलाकात होगी। इतना कहकर वह वार्ड से बाहर चले गए।
अरनिया जी जोर जोर से रोने लगी। सब के सब कमीने हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी लीला आंटी थर्मस लेकर अंदर आई और उन्हें समझाने लगी, मैडम पहले कुछ खा लीजिए, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने खाना टेबल पर रख दिया। बहुत रो लेने के बाद अरनिया जी को भूख महसूस हुई। उन्होंने चम्मच उठाई और बिना कुछ सोचे खाना मुंह में डालने लगी। फिर फूट फूट कर रोते हुए बोली, लीला आंटी बताओ, मैंने आधी जिंदगी मेहनत की और बदले में क्या मिला? बेटे मुझे मानते नहीं, पति मुझे समझता नहीं। लीला आंटी गुस्से में बोली, ये सब नताशा की वजह से हुआ है। वह 10 साल से अपनी असली माँ से कांटेक्ट में थी। पहले भी उन्हें लगता था कि नताशा ज़्यादा सीधी नहीं है और अब तो उनसे नफरत और बढ़ गई थी। अरनिया जी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ वो सच में कमीनी है। मैंने दिल से उसके साथ अच्छा किया और उसने उल्टा मुझे ही नीचा दिखाया। ऐसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी आंखों में नफरत और पछतावा एक साथ झलक रहा था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। माली फैमिली, हाँ मैम, यह लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। लीला आंटी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उस वक्त जब माही अचानक गायब हो गई थी, तब लीला आंटी ने भी आसपास बहुत ढूंढा था। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह तलाश किया, लेकिन काफ़ी समय तक भी माही का कोई अता पता नहीं चला। बाद में लीला आंटी घर चली गई थी शादी के लिए। जब वह दोबारा ओबरॉय फैमिली में लौटी, तब उन्होंने देखा कि घर में एक और गोद ली हुई बेटी आ चुकी थी, जिसका नाम नताशा था। पहली नज़र में ही लीला आंटी को कुछ ठीक नहीं लगा था। उस लड़की में कुछ अजीब था, कुछ गलत। लेकिन लीला आंटी सिर्फ एक नौकरानी थी, उन्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं था। इसलिए उन्होंने सारी बातें अपने दिल में ही दबा कर रख ली। उन्हें अच्छे से पता था कि अरनिया जी नताशा को कितना प्यार करती थी। अगर उन्होंने नताशा के खिलाफ एक शब्द भी बोला होता, तो अरनिया जी उन्हें उसी दिन घर से निकाल देती। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो यह साफ हो गया था कि नताशा सच में कोई अच्छी इंसान नहीं थी। अरनिया जी ने गुस्से में अपनी चम्मच मेज पर दे मारी। घर वापस जाकर नताशा का एक एक सामान बाहर फेंक दो। घर की सारी चाबियां बदलवा दो। उसका कमरा भी बंद कर दो। आज के बाद उसे ओबरॉय फैमिली के घर में एक कदम भी रखने की इजाज़त नहीं है। अब वह नताशा को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। लीला आंटी ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है अरनिया जी, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यह सुनकर अरनिया जी ने राहत की सांस ली और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना पीना खत्म करने के बाद वह अकेली अपने बेड पर लेट गई और छत को खाली नज़रों से देखने लगी। उनके दिल में गुस्से की आग अब भी जल रही थी। क्या गुस्सा निकालने का कोई और तरीका है? वह मन ही मन सोचने लगी। यूं ही सोचते सोचते उन्हें अचानक एक पोस्ट याद आ गई, जो उन्होंने पहले कहीं देखी थी। उस पोस्ट में लिखा था कि नताशा के असली माँ के 2 भाई हैं और उन दोनों भाइयों की अपनी अपनी कंपनी है। अरनिया जी के आंखों में अचानक ठंडक आ गई। अगर ऐसा है तो इन्हीं कंपनियों से शुरू किया जाए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बदला लेने के लिए एक इंसान का नाम तय कर लिया, उनका बड़े भाई राघव आर्य। उन्होंने तुरंत राघव जी को कॉल किया। 3 बार कॉल करने के बाद जाकर सामने से फ़ोन उठा। अरनिया जी कुछ बोल पाते, उससे पहले ही राघव जी की आवाज़ ठंडी आई। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, उसका आर्य फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अरनिया जी का दिल बुरी तरह टूट गया। फिर भी बदला लेने के लिए उन्होंने अपना गुस्सा दबाया और बोली, भैया मैंने आपको माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राघव जी चुपचाप इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था कि अरनिया जी सच में माफ़ी मांगने के लिए कॉल करेगी। फ़ोन पर खामोशी देखकर अरनिया जी और टूट गई। भैया, मैंने वह वर्म जानबूझकर सम्राट पर ट्रांसफ़र नहीं किया था। नताशा हमेशा मुझे भड़काती रहती थी। उसी की वजह से मैं एक पल के लिए गलत सोच बैठी। लेकिन अब मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़ोन के दूसरी तरफ राघव जी ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी।
लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके लिए यह बहाना था। अगर अरनिया जी के दिल में पहले से वह सोच नहीं होती तो नताशा उन्हें कभी भड़का ही नहीं सकती थी। अरनिया जी फिर बोली, मैंने लीला आंटी को नताशा का सारा सामान बाहर फेंकने का ऑर्डर दे दिया है। अब उसे ओबरॉय फैमिली में आने की इजाज़त नहीं है। अब मैं उसकी असली माँ के फैमिली से बदला लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नताशा की असली माँ का फैमिली। राघव जी ने भौहें सिकुड़ ली। हाँ माली फैमिली। उसकी माँ अनीता जी है। वही थी जिसने उस वक्त माही को उठाकर ले गई थी। मैंने सुना है कि अनीता जी के 2 भाई हैं और दोनों की अपनी अपनी कंपनी है। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों कंपनियों को दबा दें, इतना कि माली फैमिली पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ जाए। अरनिया जी की आवाज़ नफरत से भरी हुई थी। राघव जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं जांच करवा लूँगा और ये भी खबर भी फैला दी जाएगी कि मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि नताशा ने आर्य फैमिली को नाराज़ किया है। असल में राघव जी भी नताशा से हिसाब बराबर करना चाहते थे। अब जब मौका खुद चलकर आया था और अरनिया जी भी नताशा का साथ नहीं दे रही थी, तो काम और भी आसान हो जा गया था। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अरनिया जी खुशी से बोली। इस तरह माली फैमिली नताशा से नफरत करेगी और उससे पैसे मांगेगी, और अगर नताशा के पास रहने की कोई जगह नहीं बची तो वह मजबूरन होकर वापस माली फैमिली के पास जाएगी। तब असली तमाशा शुरू होगा। राघव जी को डर था कि अरनिया जी फिर उनसे चिपक न जाए, इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं यह सब सिर्फ बेटों के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए नहीं। और एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ, हमारा रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने अरनिया जी की कोई बात और सुनना भी नहीं चाहा। फ़ोन हाथ में लिए अरनिया जी बेड पर बैठी रही। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो उनका आखिरी सहारा आर्य फैमिली भी उनसे बात नहीं करना चाहती थी। वह सच में बहुत बेबस हो चुकी थी और इस सब की वजह सिर्फ एक थी, उन्हें नताशा से अब नफरत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ फ़ोन काटते ही राघव जी ने तुरंत लोगों को जांच में लगा दिया। जांच के नतीजे बिल्कुल साफ थे। माली फैमिली की दोनों कंपनियां गलत तरीके से खड़ी की गई थी। वे दूसरों के हाथ से छीनी गई थी। पिछले 5 सालों से यह कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थी। इस साल तो हालात ऐसे थे कि कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी, लेकिन ना जाने कैसे किसी वजह से वह कंपनी चमत्कारिक रूप से अब तक टिकी हुई थी। इतना बड़ा निवेश होने की कोई वजह हो सकता था, या फिर इसके पीछे कोई ऊपर का आदमी भी शामिल हो सकता था। राघव जी को इन दोनों ही बातों पर ज़्यादा भरोसा था। नताशा ही वह इंसान थी जो लगातार माली फैमिली को पैसा दे रही थी, और मास्टर प्रेम वही ऊपर वाला आदमी था जो माली फैमिली के लिए हर चीज़ आसान बना देता था। अब जब मास्टर प्रेम गिरफ्तार हो चुका था और नताशा की आमदनी का रास्ता भी बंद हो गया था, तो माली फैमिली की वह दोनों कंपनियां भी बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। राघव जी ने माली फैमिली की लालच को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने कुछ बिजनेस ट्रैप बिछाए और बहुत ही कम समय में माली फैमिली की दोनों कंपनियों को पूरी तरह दिवालिया कर दिया। इतना ही नहीं, राघव जी ने एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया और नताशा के दोनों सगे मामाओं की भी जांच करवाई। जांच में पता चला कि दोनों ने पहले भी कई गैर कानूनी काम किए थे, लेकिन किसी वजह से वह सारे केस आखिर में दबा दिए गए थे। राघव जी को शक हुआ तो उसने दोबारा जांच करवाई। इस बार पता चला कि उन मामलों में से एक का इन्फॉर्मर भी मारा जा चुका था। डिटेक्टिव एजेंसी को बहुत सारे सबूत मिले। राघव जी ने बिना देर किए वह सारे सबूत मार्केटिंग अकाउंट्स को भेज दिए। बहुत जल्द ही इंटरनेट पर एक टॉप ट्रेंड बनने लगा, हैशटैग नताशा के सगे मामा पर हत्या का शक। हैशटैग नेटिजन्स ने जैसे ही उस ट्रेंड पर क्लिक किया,
उन्हें पोस्ट में ढेर सारे सबूत और क्राइम सीन की तस्वीरें दिखने लगी। नताशा का सगा मामा असल में कातिल है। ये लोग तो समाज के लिए जहर है। लगातार 2 मर्डर किए और फिर भी कोई खबर नहीं। क्या इस दुनिया में इंसाफ नाम की चीज बची है? इस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नताशा का छोटा मामा भी कम नहीं है। मिडिल स्कूलों में लोगों को लूटा और एक बूढ़े दादाजी को चाकू तक मार दिया गया था। ये तो बहुत डरावना है। दोनों अब भी खुले घूम रहे हैं। इन्हें बचाने वाला छाता कौन है? ठीक से जांच करो। मुझे नहीं लगता कि सच्चाई बाहर नहीं आ सकती। जो इन्हें बचा रहा है वह इंसान सबसे ज्यादा घिनौना है। अब सिर्फ नताशा ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले दोस्त और उसका पूरा परिवार भी नेटिजन्स की नफरत का निशाना बन गया था। ट्रेंड आने से पहले ही अर्निया जी कई प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लगा चुकी थी। उन्होंने नताशा के पूरे स्कैंडल्स भी निकलवा लिए थे। जैसे ही ट्रेंड ऊपर आया, अर्निया जी ने भारी पैसा खर्च करके ऑनलाइन राइटर्स की एक पूरी टीम हायर की, जिन्होंने इंटरनेट पर नताशा की सारी काली सच्चाई उजागर कर दी। इतना ही नहीं, अर्निया जी ने जानबूझकर कुछ लोगों को नताशा के सपोर्ट में बोलने के लिए भी लगाया। इससे नेटिजन्स और ज़्यादा भड़क गए और नताशा के लिए नफरत कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि नताशा के पुराने फैंस भी अब उसे खुलकर गालियाँ देने लगे थे। अर्निया जी ने ओबरॉय कॉरपोरेशन के नाम का इस्तेमाल करते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साफ साफ कहलवा दिया कि अगर कोई भी नताशा को आगे कोई रिसोर्सेज देगा, उसे सूट या ऐड दिलाएगा, तो वह सीधा ओबरॉय फैमिली के खिलाफ खड़ा माना जाएगा। इस एक बात से पूरी इंडस्ट्री को समझ आ गया था कि नताशा को ओबरॉय फैमिली ने पूरी तरह छोड़ दिया है। उसी समय जिन बिजनेस ब्रांड्स ने नताशा के साथ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया थे, वे सभी हरकत में आ गए। वह अब नताशा से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का हर्जाना वसूल करने की तैयारी करने लगे थे। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर नताशा की इमेज खराब होती थी तो उसे मुआवजा देना ही पड़ता। पहले उन्हें सौरंजली मीडिया से डर लगता था, इसलिए वह चुप थे, लेकिन अब उन्हें किसी का डर नहीं था। इस सब ऑनलाइन तूफान के बारे में नताशा को अभी कुछ पता नहीं था। वह अस्पताल से टैक्सी लेकर सीधे घर लौटी थी। उसने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। उसके सिर के बाल मुंडे हुए थे और वह बेहद बदसूरत लग रही थी। इसी वजह से उसने एक विग खरीदी और उसे पहनकर ही घर आने की हिम्मत की। उसने मन ही मन सोच रखा था कि जैसे ही वह अर्निया जी को देखेगी, रोएगी, शिकायत करेगी और फिर बालों के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगेगी। आखिर वह एक फीमेल सेलिब्रिटी थी। हमेशा गंजा रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे पता था कि आज जो कुछ हुआ वह इंटरनेट पर जरूर आ चुका होगा, इसलिए उसने अपना फ़ोन पहले ही बंद कर दिया था। जैसे ही नताशा घर के दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि उसकी सारी चीज़ें बाहर फेंकी हुई थी। बॉक्स, हैंडबैग, कंबल और तकिया, सब कुछ गड़बड़ हालत में पड़ा था। ये सब क्या हो रहा था? गुस्से से नताशा का चेहरा काला पड़ गया। वह चिल्लाई, मेरी चीज़ें बाहर क्यों फेंकी हैं? उसने जेब से चाबियां निकाली और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। चाबी अंदर जा रही थी लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था, चाहे वह जितनी जोर लगाए। क्या ताला बदल दिया गया था? नताशा के दिल में अचानक ठंडक दौड़ गई। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी और अंदर चिल्लाई, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आ गई हूँ, अभी खोलो। अगर नहीं खोला तो तुम्हारी सैलरी काट लूँगी। उसे अभी खुद को इस घर की मालकिन समझने की आदत थी। थोड़ी देर बाद हल्का दरवाज़ा खुला। लीला आंटी गुस्से से बोली, इतनी हिम्मत कैसी हुई ऐसे चिल्लाने की? दिल से कितनी बेरहम हो तुम। मैडम तुम्हें इतना अच्छा रखती थी
और तुमने अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। इतने बुरे काम करने के बाद भी धमकी दे रही हो। छोटी सी औरत, शर्म नहीं आती? नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। पुलिस स्टेशन। लीला आंटी काफी समय से नताशा को डांटना चाहती थी। आज आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। उन्होंने इतनी एहसान फरामोश लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जिस घर ने उसे पाला, जिस फैमिली ने उसे सिर पर बैठाया, उसी के खिलाफ साजिश रचते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। लीला आंटी की कड़ी डांट सुनकर नताशा कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह हकलाते हुए बोली, ए आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसके दिल के अंदर डर की लहर दौड़ चुकी थी। नताशा मन ही मन सोच रही थी कि अब सब कुछ सामने आ गया है। अरनिया जी को शायद सच्चाई पता चल चुकी है, तभी तो ऐसा हो रहा है। दरअसल लौटते वक्त ही नताशा को अंदाजा हो गया था कि कागज आग को ढक नहीं सकता। इसलिए उसने सोचा था कि आज रात अरनिया जी को किसी तरह मना लेगी कि वे कुछ समय के लिए विदेश चली जाए। ऐसा होता तो सारी बातें दब जाती। लेकिन अब जब घर के नौकरों तक को सब पता चल गया था, तो साफ था कि अरनिया जी भी सब जान चुकी थी। दरवाजे के पास पड़े उसके सामान को देखकर नताशा का दिल बैठ गया। यह साफ था कि अरनिया जी उसे घर से बाहर निकालने का मन बना चुकी थी। नताशा बुरी तरह घबरा गई। वह ऐसे अचानक घर से निकाले जाने को तैयार नहीं थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। लीला आंटी हाथ में झाड़ू पकड़े ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम समझती हो कि मैडम का फ़ोन तोड़ दोगी तो उन्हें ऑनलाइन खबरें नहीं दिखेगी? मेरे पास भी फ़ोन है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अभी निकल जा, वरना सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर निकलवाया गया तो इज्जत भी नहीं बचेगी। लीला आंटी का मन बिल्कुल नहीं पसीजा। वे नताशा को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। नताशा की आंखें इधर उधर घूमी और अचानक उसके दिमाग में एक और चाल आ गई। उसने जल्दी से कहा, तो कम से कम मुझे मॉम से मिलने देने दीजिए, बस उनसे अलविदा कह लूँ। क्या इतना भी नहीं कर सकती? उसे अच्छे से पता था कि अरनिया जी का दिल सबसे ज़्यादा नरम है। अगर वह रो पड़ी तो शायद वे उसे रोक ले। लीला आंटी ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, मैडम से मिलना चाहती हो? तुम्हें क्या हक है? ऐसी औलाद को मैडम के सामने जाने का कोई अधिकार नहीं। निकलो यहाँ से। यह कहते हुए उन्होंने झाड़ू उठाकर नताशा की ओर बढ़ाया। नताशा समझ गई कि यही आखिरी मौका है। उसने अचानक दरवाज़ा जोर से खोला, लीला आंटी को धक्का देकर एक तरफ किया और भागती हुई लिविंग रूम में घुस गई। वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, मॉम, मैंने आपको निराश किया है, लेकिन एक बार मुझे देख लीजिए। मुझे आपसे अलविदा कहना है। मॉम, मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, एक बार मुझे देख लीजिए। नताशा अरनिया जी के कमरे की ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन लीला आंटी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। लीला आंटी ने पास खड़ी एक नौकरानी से तेजी से कहा, जल्दी सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करो, कहो कोई ज़बरदस्ती घर में घुस आया है। जी, कहते हुए वह नौकरानी तुरंत कॉल करने लगी। संयोग से उसी समय सिक्योरिटी टीम आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। 4 सिक्योरिटी गार्ड लोहे के डंडों के साथ लिफ्ट से ऊपर आए और सीधे वहां पहुंच गए। नताशा फिर भी अंदर की ओर चिल्लाती रही, मॉम, इतने सालों से हम मॉम बेटी रहे, क्या आप मुझे जाने से पहले देखना भी नहीं चाहती? प्लीज। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन लीला आंटी का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उन्हें यह सब सिर्फ नाटक लग रहा था। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड आए और नताशा को पकड़कर बाहर ले गए। उसे पूरे इलाके से बाहर निकाल दिया गया। नताशा ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि नफरत भरी हुई थी। अरनिया जी ऐसा कैसे कर सकती थी?
क्या उन्हें जरा भी उनके रिश्ते की परवाह नहीं थी? उसने फोन निकाला और देखा कि उस पर कई मिस्ड कॉल्स थे। जैसे ही उसने सोशल मीडिया ऐप खोला, उसका दिल और बैठ गया। नताशा एक बार फिर ट्रेंडिंग सर्च में थे। इस बार उसके दोनों सगे मामा से जुड़े मामले सामने आ चुके थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। उसने मुट्ठियां भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि यह सब भी अरनिया जी से जुड़ा हुआ है। शायद यही उनकी चाल थी। ऐसे में अरनिया जी की माफ़ी पाना आसान नहीं होने वाला था। फिर भी नताशा ने फिलहाल विरोध करने का इरादा छोड़ दिया। उसके पास आखिरी 3,000 रुपये बचे थे। उसने उनमें से 1,000 रुपये देकर पास के एक होटल में कमरा ले लिया। बचे हुए 2,000 रुपये से उसने 2 लोगों को बुलाया और घर के बाहर पड़ा सामान उस अस्थायी होटल रूम में भिजवा दिया। होटल के कमरे में एक स्टूल पर बैठी नताशा का दिल जल रहा था। वह और पैसा कमा सकती थी। उसे इतनी आसानी से बाहर कैसे निकाल दिया गया? उसके बैंक कार्ड में अब एक भी पैसा नहीं बचा था। ऊपर से उस पर 40 लाख का कर्ज था। अगर उसे पहले ही अंदाजा होता तो वह डायरेक्टर को मुआवजा वापस ना करती और कुछ समय के लिए विदेश जाकर छिप जाती। जितना ज़्यादा वह सोचती गई, उतना ही उसका दिमाग खराब होता गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। कुछ समय पहले अरनिया जी का एक बैंक कार्ड उसके फ़ोन से लिंक था। उस कार्ड में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़े थे। हो सकता है अरनिया जी को वह कार्ड याद भी ना हो। वह सोचने लगी, क्यों न फिलहाल अपनी इमरजेंसी के लिए उस कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र कर ले। अरनिया जी को अगर पता चल भी जाता तो क्या सच में वह पुलिस बुलाकर नताशा को गिरफ्तार करवा देती? जितना ज़्यादा नताशा इस बारे में सोचती रही थी, उतना ही उसे लगने लगा कि यह तरीका पूरी तरह मुमकिन है। उसने चुपचाप खाते से 50 लाख ट्रांसफ़र कर लिए। उसे लगा कि अरनिया जी को इसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन उसी पल अरनिया जी के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आ गया। अरनिया जी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर जांच करने को कहा। असिस्टेंट ने बैंक में कॉल किया और बैंक ने कन्फर्म किया कि सच में एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र हुई है। साथ ही कार्ड नंबर भी बता दिया। असिस्टेंट ने जांच के बाद कहा, मैडम ये पैसे मिस नताशा ने ही ट्रांसफ़र किए हैं। कौन मिस? अरनिया जी गुस्से में बिस्तर से तिखते हुए बोली, वो कोई मिस नहीं है। वो तो एक छोड़ी हुई बच्ची थी जिसे हमने गोद लिया था। अब जब हमने उसे घर से निकाल दिया है तो आगे से उसका नाम लेते वक्त मिस शब्द इस्तेमाल मत करना, समझी? अरनिया जी का चेहरा सख्त था। वह बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाली थी जिसमें नताशा से सारे रिश्ते ख़त्म करने की बात साफ लिखी जाएगी। जी मैडम, असिस्टेंट ने तुरंत सिर झुका लिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने फिर पूछा, मैडम इस पैसे का क्या करना है? अरनिया जी कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, अगर मैं पुलिस में शिकायत करूं तो क्या नताशा जेल जा सकती है? वह किसी भी हाल में नताशा को छोड़ना नहीं चाहती थी। असिस्टेंट ने सोचकर जवाब दिया, थ्योरेटिकली देखा जाए तो रकम इतनी है कि सज़ा हो सकती है। अगर आप केस को आखिरी तक ले जाती है तो उसके जेल जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या? अरनिया जी का चेहरा और अकड़ गया। मेरा अपना पैसा चोरी हुआ है, क्या मैं चोर को जेल भी नहीं भिजवा सकती? असिस्टेंट ने गहरी सांस ली, लेकिन पहले आपने इसी कार्ड से नताशा को कई बार पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा था। वह इसी बात का फ़ायदा उठाकर खुद को क्लियर करने की कोशिश करेगी। उसे जेल भेजना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अरनिया जी ने बाहें सीने पर बांध ली। उनकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस नताशा को जेल में देखना है। अभी जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ। ठीक है मैडम, असिस्टेंट ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। उधर होटल के कमरे में नताशा अपने कपड़े पैक करते हुए हल्के हल्के गुनगुना रही थी।
उसे लग रहा था कि वह वाकई बहुत स्मार्ट है। ओबरॉय फैमिली से निकाले जाने के बाद तुरंत बाद भी उसे 50 लाख मिल गए थे। अगर वह इन पैसों को सोच समझकर खर्च करे तो वह काफ़ी लंबे समय तक आराम की जिंदगी जी सकती थी। थोड़ी देर बाद नताशा तैयार होकर नीचे चली गई। होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा सा बूफे रेस्टोरेंट था। उसने अपने पसंद के कुछ खाने लिए और काउंटर पर पेमेंट करने पहुंची। जैसे ही उसने फोन निकाला, कैशियर ने कहा, मैम आपका अकाउंट फ्रीज है। नताशा चौंक गई। उसने तुरंत प्लेट नीचे रख दी और फोन चेक करने लगी। यह कौन है? अकाउंट फ्रीज? कहीं कोई गैर कानूनी काम नहीं किया? थोड़ा दूर रहो इससे। आगे वाली पेमेंट करोगी या नहीं? नहीं तो साइड में हटो। पीछे खड़े लोग बड़बड़ाने लगे। नताशा ने मास्क और कैप पहनी रखी थी, इसलिए कोई उसका चेहरा पहचान नहीं पाया और किसी को शक भी नहीं हुआ कि वह नताशा है। वह प्लेट हाथ में लिए एक तरफ खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अकाउंट अचानक फ्रीज कैसे हो गया? क्या अरनिया जी ने पैसे ट्रांसफर होने की बात पकड़ ली? जितना ज़्यादा वह सोचती गई, उतना ही उसे लगने लगा कि वह बहुत गड़बड़ कर चुकी है। उसने प्लेट वहीं रख दी और जल्दी जल्दी अपने कमरे में लौट आई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नताशा का दिल बैठ गया। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, कौन है? पुलिस। दरवाजा खोलो। बाहर से सख्त मर्दाना आवाज आई। नताशा घबरा गई। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और किससे मदद मांगे। दरवाजा खोलिए, बाहर से आवाज फिर आई। आखिरकार नताशा को मजबूर होकर दरवाजा खोलना पड़ा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो आराम कर रही थी। लीडिंग पुलिस ऑफिसर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और गंभीर आवाज में कहा, हम एक केस की जांच कर रहे हैं। हमें शिकायत मिली है कि आपने किसी और के अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से पैसे निकाले हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नताशा सन्न रह गई। क्या? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। मैंने चोरी नहीं की। क्या अरनिया जी ने सच में पुलिस बुला ली? सिर्फ 50 लाख के लिए? आपको हमारे साथ चलना होगा, पुलिस ऑफिसर ने दोहराया। नताशा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया और पुलिस के साथ चली गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नताशा की नज़र सामने बैठी अरनिया जी पर पड़ गई। अरनिया जी कुर्सी पर सीधे बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और सख्त तसल्ली थी। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। जबरदस्ती। नताशा से पुलिस ने अलग कमरे में पूछताछ की, लेकिन वह किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं थी कि पैसे उसी ने चुराए हैं। उल्टा वह बार बार यही कहती रही कि अरनिया जी ने उसे 50 लाख ट्रांसफर करने के लिए कहा था। नताशा का रवैया इतना जिद्दी था कि पुलिस के पास फिलहाल कोई ठोस रास्ता नहीं बचा। इसके बाद पुलिस ने अरनिया जी को भी अलग से बुलाया और पूरा मामला उन्हें समझाया। अरनिया जी ने बिना एक पल सोचे सख्त आवाज में कहा, नताशा ने खुद पैसे चुराए हैं। मैंने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उसे पैसे क्यों दूंगी? वह आप लोगों से झूठ बोल रही है। पुलिस वाले भी परेशान हो गए, लेकिन उसका कहना है कि घर छोड़ने से पहले आपने ही उससे 50 लाख ट्रांसफ़र करने को कहा था। ये बिल्कुल नामुमकिन है। अरनिया जी गुस्से में खड़ी हो गई। आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में आग थी। नताशा के माता पिता वही लोग हैं जिन्होंने मेरी बेटी को बेच दिया था। मैं ऐसी लड़की को एक पैसा भी क्यों दूंगी? वह कोई बेवकूफ़ नहीं थी। हो सकता है पहले वह थोड़ी कमज़ोर रही हो, लेकिन अब नहीं। पुलिस ने फिर कहा,
हमें यह भी पता चला है कि सब कुछ जानने के बाद भी आपने नताशा को अपने पास रखा था, इसलिए हम यह संभावना नकार नहीं सकते कि आपने उसे माफ़ कर दिया हो। क्या आप सब होश में हैं? अरनिया जी ने जोर से मेज पर हाथ मारा। एक हाथ सीने पर रखते हुए वह बोली, आप बैंक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैंने उसे घर से निकाल दिया था। होटल में रहते हुए उसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए। मैं उससे मिली ही नहीं तो मैं उसे ट्रांसफ़र करने को कैसे कह सकती हूँ? अरनिया जी को लगा जैसे पुलिस जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही हो। आखिर चोरी साबित करना इतना मुश्किल क्यों है? पुलिस ने समझाने की कोशिश की। यह भी हो सकता है कि आपने घर छोड़ने से पहले उसे कहा हो और उसने होटल जाकर ट्रांसफ़र किया हो। अभी यह सिर्फ अनुमान है। हमें और सबूत इकट्ठा करने होंगे। सबूत सबूत, अरनिया जी लगभग चिल्ला पड़ी। उसने मेरे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। बैंक में पूरा रिकॉर्ड है। और कौन सा सबूत चाहिए आपको? वह पूरी तरह टूटने वाली थी। पुलिस ने हालात देखकर बात संभाली। मैडम, प्लीज़ शांत हो जाइए। आप अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। हम पहले पूरी जांच पूरी करेंगे, फिर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। अगर पुलिस स्टेशन में अरनिया जी को कुछ हो जाता तो मामला और बिगड़ जाता। इसी वजह से जांच फिलहाल टाल दी गई। जहां तक नताशा की बात थी, उसे अस्थायी तौर पर पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। डिटेंशन सेल में नताशा जमीन पर बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी नकली विग पुलिस ने जब्त कर ली थी। बिना विग के उसका सिर ऊबड़ खाबड़ और बदसूरत लग रहा था। चेहरे की त्वचा ढीली और बासी दिख रही थी। कोई कहे तो वह 35 साल की लगे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अरनिया जी ने ही पुलिस को कॉल किया। 10 साल से ज़्यादा समय तक वह उनकी बेटी बनकर रही। क्या वह रिश्ता 50 लाख के बराबर भी नहीं था? नताशा जानती थी कि 50 लाख अरनिया जी के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्हीं पैसों से उसे जेल भिजवाना, यही अरनिया जी के दिल की बेरहमी दिखाता था। अरनिया जी, नताशा ने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें यह सब करने की कीमत जरूर चुकवाऊंगी। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे बताया कि वह अपना बचाव करने के लिए वकील रख सकती है, लेकिन नताशा के पास एक पैसा नहीं था। उसका अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वकील कहाँ से लाए। इसी बीच विजिटिंग एरिया में कुछ लोग सूट पहनकर उससे मिलने आए। आप लोग कौन हैं? नताशा ने सामने बैठे लोगों को घूरते हुए पूछा। उनमें से एक आदमी ने जल्दी से हाथ में पकड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और मुस्कुरा कर बोला, मिस नताशा, मैं किंगडम क्लोथिंग ब्रांड का वकील हूँ। आपने हमारी कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन आपकी मौजूदा इमेज के चलते आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ दी है। इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है और आपको 80 लाख का हर्जाना देना होगा। क्या? नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद दूसरे लोग भी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट निकालने लगे और मुआवजे की रकम बताते चले गए। सब जोड़ने पर नताशा को समझ आया कि उसे 4 से 5 करोड़ तक का भुगतान करना होगा। इतनी बड़ी रकम उस समय जब कोई भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार नहीं था। तब वह खुशी खुशी ढेर सारे एंडोर्समेंट साइन कर बैठी थी। अब सोचती तो लगता है उस वक्त उसका दिमाग सच में खराब हो गया था। इतनी भारी पेनल्टी अगर वह जिंदगी भर भी काम करे तब भी शायद वह रकम चुका ना पाए। नहीं नहीं, नताशा पागलों की तरह डिटेंशन सेल की ओर भागी। बिस्तर पर बैठते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ वह सच में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। नताशा को लगा जैसे उसकी जिंदगी जानबूझकर उसे कुचल रही हो। एक तरफ उसने अभी अभी शूटिंग क्रू को लिक्विडेटेड डैमेज दिया था और अब एक और इतनी बड़ी पेनल्टी उसके सिर पर आ गिरी। क्या ये सब उसे मरने के लिए मजबूर करने की साजिश नहीं थी? सब कुछ उसी बदनसीब अरनिया जी के वजह से हुआ था। अगर वह औरत बीच में ना आती तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। नताशा जानती थी कि अगर वह यूं ही डिटेंशन सेंटर में बैठी रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे खुद पहल करनी होगी, किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
अगले कुछ दिनों में उसने कई बार अरनिया जी से मिलने की अर्जी दी, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। उस वक्त अरनिया जी हॉस्पिटल में रिकवर कर रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अरनिया जी ने अपना फ़ोन उठाया। उन्होंने अपने नाम से एक नया अकाउंट रजिस्टर किया और एक पोस्ट डाली, स्टेटमेंट, आज से मेरा और नताशा का माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म होता है। मेरी कोई भी इनहेरिटेंस नताशा को नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं नताशा पर प्रॉफिट थेफ्ट का मुकदमा भी करूंगी। मुझे उम्मीद है कि कानून एक फेयर जजमेंट देगा। कृपया इसे फैलाएं। पोस्ट जाते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। वाह, गोद लेने वाली माँ अब नताशा को सपोर्ट नहीं कर रही। ये माँ भी अजीब है, अब रिश्ता तोड़ रही है। पहले क्या कर रही थी? बेचारी माँ ही ऐसी कंफ्यूज माँ मिली है उसे। अमीर फैमिली सच में बहुत गंदी होती है। नताशा ने काफ़ी पैसा बना लिया होगा। मैडम अरनिया, आखिरकार आपकी आंखें खुल गई। अफसोस, अब माही को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिश्ता तोड़ना सही है, अब नताशा के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। कई नेटिजन्स तो बस नताशा का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। ये बात ओबरॉय फैमिली तक भी पहुंच गई। करण ने भारी सांस लेकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जब अरनिया जी ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था, तो भी अफसोस यही था कि ओबरॉय फैमिली के बाकी लोग अब किसी को परवाह ही नहीं थी। यह चौथा दिन था जब नताशा डिटेंशन सेंटर में बंद थी। आखिरकार अरनिया जी ने उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी। इस वक्त अरनिया जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और उनकी मानसिक हालत काफ़ी बेहतर थी। वह जानबूझकर अपने साथ सबसे महंगा बैग लेकर आई थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा थी। उन्होंने वह बैग मेज पर इस तरह रखा कि नताशा की नज़र सीधी उसी पर जाए। जैसे ही नताशा ने वह बैग देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और ज़बरदस्ती खुद को कमज़ोर दिखाते हुए रोती सी आवाज़ में बोली, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे ओबरॉय फैमिली में बिताए वह दिन याद आते हैं। हम साथ बैठकर खाना खाते थे, रोज़ फेशियल मास्क लगाते थे। सबका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लेकिन अरनिया जी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम मुझे याद दिला रही हो कि मैं तब कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। उस दौर में वह नताशा को समय समय पर कई कई लाखों दे देती थी और नताशा ने कभी उसकी कदर नहीं की, बल्कि सारा पैसा अपने मामा को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया। ये सीधा सीधा उस हाथ को काटना था जो उसे खिला रहा था। नताशा जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या आपको याद नहीं, जब सब आपके शरीर के स्ट्रेच मार्क्स पर ताने मारते थे, तब मैंने ही आपको वह एंशिएंट रेसिपी दी थी जिससे आपका पेट फिर से स्मूथ हो गया था। मैंने आपके लिए सूप बनाया, खाना पकाया, आपके साथ शॉपिंग पर गई। क्या वह अच्छे दिन आपको याद नहीं? वह जानती थी कि अरनिया जी जिद्दी ज़रूर है, लेकिन इमोशनल भी है। अगर वह बीते हुए पल ज़्यादा गिनवाएगी तो अरनिया जी का दिल पिघल जाएगा। लेकिन अरनिया जी ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, पता है, जितना तुम अतीत की बातें करती हो, उतना ही मुझे लगता है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानती हूँ। अब एक्टिंग करना बंद करो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जेल जाओ और ज़िंदगी भर सिर उठाकर कहीं खड़ी ना हो सको। जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ना सिर्फ उसने पैसे ठगे थे, बल्कि पीछे से उन्हें कंजूस भी कहा था। ऐसी बेटी को पालने की हैसियत किसी माँ की नहीं होती। नताशा गुस्से में खड़ी हो गई। माँ, क्या आप भूल गई कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल मुझे ही करनी थी? आपके बेटे तो किसी काम के नहीं है। मेरे बिना सोचिए, आपकी ज़िंदगी कितनी अकेली हो जाएगी। हे, अरनिया जी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारे रहते हुए तो मुझे नींद भी चैन से नहीं आएगी। अब और समझाने की कोशिश मत करो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के सामने ऐलान कर दिया है कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम माँ बेटी नहीं है। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। नताशा ने होठ काट लिए और फिर से बेचारी बनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी।
वह चाहती थी कि अभी बाहर निकलकर अरनिया जी को नोच डाले। अरनिया जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। यहाँ से निकल जाओ, ये चालें मुझ पर अब नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दी, इसलिए तुम इतनी घमंडी हो गई। मैंने इतने साल तुम्हें पाला और तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, ऊपर से चोरी छिपे मेरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी हो, जेल ही तुम्हारी सही जगह है। यह कहते कहते वह बुरी तरह फट पड़ी। दिल की भड़ास निकलते ही उन्हें पहली बार थोड़ा सुकून महसूस हुआ। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। सच बात तो यह है कि कमेंट नहीं आते ही मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। पक्की दुश्मन। नताशा ने मुंह खोला। सामने बैठी अपनी गोद ली हुई माँ अरनिया जी को खाली नज़रों से देखते हुए दिमाग सून पड़ चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अरनिया जी का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। तेरी असली माँ, वो बड़ी वाली डायन, मेरी बेटी को मुझसे छीन ले गई। और तू छोटी डायन, शर्म भी नहीं आती? मेरे बेटे को भटकाने चली थी। अच्छा हुआ समय रहते मेरे बेटों की आंख खुल गई। अब क्या सफाई देने आई है? पिछले कई दिनों से दबा हुआ गुस्सा आज पूरी तरह बाहर आ गया था। अरनिया जी को लग रहा था जैसे अगर आज दिल की भड़ास नहीं निकाली तो वह पागल हो जाएगी। नताशा रोते हुए बोली, माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरनिया जी फिर से चिल्ला पड़ी। बेशरम, मनहूस, अपनी शक्ल देखी है कभी? अभी मुश्किल से 20-25 की है और शक्ल ऐसी जैसे 30-35 की औरत हो। सच कहते हैं, चेहरा दिल का आईना होता है। अंदर से इतनी गंदी है कि बाहर भी सब दिखने लगा है। अच्छा हुआ मैंने तुझ जैसी बेटी को जन्म नहीं दिया। आह! नताशा ने कान ढक लिए और जोर से चीख पड़ी। उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा। इन दिनों वह आईने में देखने से भी डरती थी। उसे डर लगता था कि कहीं आईने में वही बूढ़ा होता चेहरा ना दिख जाए जो हर दिन उसे डराता था। गुस्से और नफरत से उसका सीना जल उठा। अब उसने बेचारी बनने का नाटक भी छोड़ दिया। उसने अरनिया जी को घूरते हुए कहा, अरनिया जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार वह इतने सालों तक माँ बेटी रही थी। ओह! अरनिया जी ने आंखें तररते हुए कहा, अब पाखंड करके मुझे माँ नहीं बुला रही? नताशा के मुंह से माँ शब्द सुनकर ही अरनिया जी को उल्टी आने लगती थी। आज पहली बार उन्होंने उसका असली चेहरा देखा था। नताशा ने दांत पीसते हुए कहा, आंखों में आग भरी थी। आप कितनी बेरहम हैं। बस कुछ ही दिनों में आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मुझे लगा था कि मैं आपको थोड़ी देर और धोखा दे पाऊंगी। कम से कम उसे अरनिया जी से और पैसे तो निकाल लेना चाहिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी अचानक पलट जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे अरनिया जी एकदम बदल गई हो। पहले की शालीन औरत अब एक झगड़ालू औरत बन चुकी थी। अरनिया जी ठहाका मारकर हंसी। इसे ही कहते हैं किस्मत का पहिया घूमना। अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जेल में आराम से रह और ये मत सोच कि कोई तुझे बचाने आएगा। जब तुझे सज़ा सुनाई जाएगी तब मैं तुझे एक और खुशखबरी देने ज़रूर आऊँगी। वह तय कर चुकी थी कि नताशा की ज़िंदगी नरक बना देगी। नताशा ने सामने बैठी अपनी गोद ली हुई माँ को नफरत से देखा। मुट्ठियाँ भींच गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। रुको, ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अरनिया जी ने ठंडी ठुड्डी ऊपर उठाकर ठंडे स्वर में कहा, तेरी हालत पर हंसने के लिए। इतना कहकर अरनिया जी अपनी हाई हील्स की आवाज़ के साथ वहाँ से चली गई। आज आने का उनका एक ही मकसद था, नताशा को अच्छी तरह सबक सिखाना और पिछले कई दिनों का सारा गुस्सा निकालना। नताशा वही कुर्सी पर जमी रह गई।
आंखें लाल थी, दिल नफरत से भरा हुआ। उसे अरनिया जी से बदला लेना ही था। 2 दिन बाद नताशा ने पुलिस के सीनियर अफसरों से अपील की। उसने वकील से बात करने का बहाना बनाकर 15 मिनट के लिए फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। जैसे ही उस फ़ोन उसके हाथ में आया, उसने तुरंत एक मार्केटिंग अकाउंट को मैसेज किया और अपनी पहचान बताई। फिर उसने एक-एक करके सारी बातें भेज दी। कैसे अरनिया जी ने उसे अपना साथी बनाया, कैसे अरनिया जी माही पर वर्म डालना चाहती थी और कैसे वह वर्म उसके शरीर से निकालकर उसके भतीजे के शरीर में ट्रांसफ़र किया गया। उसने कई फ़ोटो और वीडियो सबूत भी भेज दिए। कुछ ही समय में इंटरनेट पर हंगामा मच गया। नेटिजन्स ने अरनिया जी को जमकर गालियाँ दी। अब उनमें ओबरॉय फैमिली की मैडम वाली शान बिल्कुल नहीं बची थी। अपार्टमेंट में अरनिया जी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने टेबल पर रखे सारे टी कप जमीन पर पटक दिए। लीला आंटी, बताओ जरा, उस नताशा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बस बदला लिया था और उसने पूरे सारे राज उछाल दिए। लीला आंटी हमेशा अरनिया जी के पक्ष में थी। उन्होंने करवाहट से कहा, मैडम, नताशा भेड़ की खाल में भेड़िया है, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। इंटरनेट की बातें ज़्यादा दिन नहीं चलती, लोग जल्दी सब भूल जाते हैं। अरनिया जी ने भी सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, कुछ दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये तूफान खुद ही शांत हो जाएगा। जैसे ही नताशा का मामला सेटल होगा, मैं किसी को भेजकर उसे सबक ज़रूर सिखवाऊंगी। अगर नताशा जेल गई तो जेल के अंदर भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ सब कुछ भेजने के बाद नताशा ने देखा कि उसके पास अभी भी कुछ मिनट बचे हैं। उसने सोचा कि अब किससे मदद मांगे। उसके दिमाग में ओबरॉय फैमिली और आर्य फैमिली के भाई आए। उसने पहले आदित्य और करण को कॉल किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। नताशा का दिल और ज़्यादा करवाहट से भर गया। उसने फिर रणबीर को कॉल किया। इस बार सामने से कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। हेलो थर्ड ब्रदर, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। प्लीज़ मेरे लिए एक लॉयर हायर कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। रणबीर की आवाज़ में साफ हंसी झलक रही थी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? जरा खुद अपनी बात सुनो। तुम्हें नहीं लगता यह सब कितना बेतुका है? रणबीर के शब्दों में छुपे ताने को सुनते ही नताशा की आवाज़ और भी भर्रा गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, थर्ड ब्रदर प्लीज़, अरनिया जी मुझसे बहुत नाराज़ है, वो मेरी मदद नहीं करना चाहती। आप ही मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। हा हा हा। रणबीर ठंडेपन से हंसा। उसकी आंखों में हैरानी और तिरस्कार साफ दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आता, मैं सच में तुम्हारी नज़रों में इतना बेवकूफ़ हूँ? जिसे घोड़े से गिराकर अपमानित किया गया था वह भी वही था। जो महीनों तक व्हीलचेयर पर बैठा रहा वह भी वही था। क्या नताशा को जरा सा भी गिल्ट महसूस नहीं हुई? शायद उसे यह सब याद आ गया। उसने थोड़ी ऑकवर्ड सी हंसी के साथ कहा, थर्ड ब्रदर, अगर आप मुझे बाहर निकलवा देंगे तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी। दफ़ा हो जाओ। रणबीर की आवाज़ सख्त हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और समय जेल में ही रहो। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। नताशा ने गहरी सांस ली। उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने अगला नंबर मिलाया, कार्तिक का। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई। नताशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज़ आई, नताशा, डिटेंशन सेंटर की ज़िंदगी कैसी चल रही है? सुना है तुम पहले से भी ज़्यादा बदसूरत हो गई हो। हा हा हा। पहले ही वाक्य सीधा ताना था।
नताशा ने दांत भींचकर गुस्सा दबाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भाई, बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। हाँ, मैं डिटेंशन सेंटर में हूँ। मैं एक लॉयर ढूंढ रही हूँ। सोच रही थी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हे, मैं तुम्हारे लिए कोई लॉयर नहीं ढूंढने वाला, कार्तिक ने बिना एक पल सोचे कहा। तुम जैसी रूथलेस औरत के लिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी जेल में सरो। और हाँ, जो बिजनेस वाले तुमसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, उन्हें मैंने ही कहा था कि जेल आकर तुमसे मिले। तुम्हारे ऊपर पूरे 4,47,00,000 का कर्ज है। हा हा हा। जेल से बाहर भी आ गई तो आराम से जीने का सपना मत देखना। इतना कहकर उसने नताशा को एक शब्द बोलने का मौका दिए बिना कॉल काट दी। नताशा का गुस्सा फूटने को था। ये लोग गिरते हुए इंसान को और कुचलना अच्छे से जानते हैं, उसने मन ही मन सोचा। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा, आर्य फैमिली के भाइयों से मदद मांगना। उसने अपने मामा के दोनों बेटों सम्राट और अयान को कॉल किया, लेकिन दोनों ने उसे पहले ही ब्लॉक कर रखा था। कॉल लगी ही नहीं। गुस्से से कांपते हुए उसने सेकंड फैमिली के बेटे अरमान का नंबर मिलाया। पिछली बार भले ही कुछ अनप्लीजेंट बातें हुई थी, लेकिन अरमान ने उसे प्राइवेट में सांत्वना दी थी। इसी वजह से नताशा को लगा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। कॉल रिसीव करते ही अरमान कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि नताशा के करीब जाना मतलब बदकिस्मती को न्योता देना, लेकिन बचपन की दोस्ती भी थी। इसी वजह से उसका मन बुरी तरह उलझ गया। अगर नताशा जेल चली गई तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये सज़ा उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह अपनी बुआ अरनिया जी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। फ़ोन पर नताशा की आवाज़ और भी कमज़ोर हो गई। लिटिल कजिन, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं जेल चली जाऊंगी। मैं इतनी छोटी हूँ, मेरी ज़िंदगी पर क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे लग सकता है? यही उसकी असली चिंता थी। अरमान गहरी दुविधा में फंस गया। अगर उसकी माँ यानी नैना जी को पता चल गया कि वह नताशा की मदद कर रहा है, तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। एक ऐसा तरीका जिससे उसका नाम सामने आए बिना नताशा को लॉयर भी मिल जाए। फ़ोन कटते ही नताशा के चेहरे पर पहली बार राहत की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी दोस्त तानिया को कॉल किया। तानिया शर्मा फैमिली की लाडली बेटी थी और उनकी फैमिली का बिजनेस पूरे देश में मशहूर था। पहले तानिया हमेशा अरमान को पसंद करती थी, लेकिन अरमान का इंगेजमेंट अनिका गुलेरिया से हो चुकी थी। दोनों का इंगेजमेंट देखकर तानिया का दिल टूट गया था और वह विदेश चली गई थी। कुछ ही दिन पहले वह इंडिया लौटी थी। अब जब उसे पता चला कि अरमान और अनिका गुलेरिया का रिश्ता टूट चुका है, तो तानिया फिर से अरमान के पीछे पड़ गई थी। लेकिन तानिया की माँ वीना जी और अरनिया जी के बीच पुरानी दुश्मनी थी। पहले विक्रम जी को इंगेजमेंट वीना जी से होने वाली थी, लेकिन एक बैंक्वेट में विक्रम जी ने अरनिया जी को देखा और अपने पिता से रिश्ता तोड़कर उनसे शादी करने की जिद कर ली। उस दिन के बाद से वीना जी और अरनिया जी पक्की दुश्मन बन गई। अरनिया जी जिसे पसंद नहीं करती थी, वीना जी उसे अपने पाले में खींच लेती थी। इस बार जब अरनिया जी का मामला बाहर आया और इंटरनेट पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, तो वीना जी ने भी पीछे से आग में घी डाला और कुछ फेक न्यूज़ फैलवाई। पहले जब माही ने अरनिया जी से रिश्ता तोड़ा था, तब भी वीना जी ने वह पोस्ट रीपोस्ट की थी। यही सब सोचकर अरमान ने नताशा को तानिया से मदद मांगने को कहा। तानिया यह बात अपनी माँ वीना जी को बताएगी और वीना जी अपने आप नताशा के लिए एक अच्छा लॉयर हायर कर देगी। इस तरह बिना किसी को शक हुए नताशा आसानी से बाहर आ सकती थी। उस पल नताशा को लगा शायद
उसकी किस्मत में अभी पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। दूर दराज गांव। तानिया ने जब देखा कि कॉल नताशा की है तो उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि फ़ोन ना उठाए। पहले उसका और नताशा का रिश्ता ठीक था, लेकिन अब नताशा की छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि तानिया उससे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ऊपर से तानिया के मन में हमेशा यही जलन रही थी कि नताशा के चार भाई हैं। बाहर से दोनों दोस्त दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। तानिया को ये भी पता था कि नताशा को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है और घर पर उसने इस बात का मजाक भी उड़ाया था। उसने जानबूझकर फ़ोन को बजने दिया और कॉल अपने आप कट करने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार तानिया को हैरानी हुई। नताशा के स्वभाव को देखते हुए दोबारा कॉल करना अपने आप में बड़ी बात थी। इसका मतलब साफ था कि मामला सच में बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर तानिया ने कॉल उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? तानिया ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। दूसरी तरफ से नताशा की आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। तानिया, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम वीना आंटी बहुत अच्छे लॉयर्स को जानती है। क्या तुम मेरे केस के लिए कोई लॉयर अरेंज करवा सकती हो? तानिया मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह अपने फैमिली के लॉयर्स का टाइम क्यों बर्बाद करे। नताशा जेल में है तो क्या बुरा है, वही कुछ दिन और रह ले। नताशा शायद उसके मान की बात समझ गई थी। उसने जल्दी से कहा, अगर अरमान ने मुझसे तुम्हारे पास मदद मांगने को नहीं कहा होता तो मुझे यह भी नहीं पता चलता कि तुम्हारी फैमिली इतने लॉयर्स को जानती है। मैं बाहर आकर तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। अरमान का नाम सुनते ही तानिया का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और आवाज़ भी नरम पड़ गई। ठीक है, मैं पहले हालात पता करती हूँ। मैं ये वादा नहीं कर सकती कि मदद हो ही जाएगी, इसलिए अपना मन थोड़ा मजबूत रखना। जिस इंसान को वह पसंद करती थी, उसी के कहने पर आई बात को वह कैसे मना कर सकती थी। फिर भी तानिया ने तुरंत हाँ नहीं की। उससे पहले अरमान को कॉल करने का फैसला किया। कोई बात नहीं, बस आप अपने फैमिलीज के लॉयर्स को पूछ लीजिए, नताशा ने उत्साह से कहा। फ़ोन कटते ही नताशा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आखिरकार उसे लॉयर मिलने की उम्मीद दिखी थी, और वह भी शर्मा फैमिली का लॉयर। शर्मा फैमिली बहुत बड़ी फैमिली थी और उनके साथ काम करने वाले लॉयर्स भी जाहिर तौर पर बहुत दमदार होते थे। नताशा ने घड़ी देखी। मोबाइल इस्तेमाल करने का सिर्फ 1 मिनट बचा था। उसने जल्दी से अपनी मामी के कॉल लगाया। फ़ोन कनेक्ट होते ही नताशा ने जल्दबाजी में कहा, मामी, मैं नताशा बोल रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज़ जल्दी से जेल आकर मुझसे मिलिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इतना कहते ही स्टाफ वहाँ पहुँच गया और नताशा से मोबाइल लेने लगा। मजबूरी में उसे फ़ोन काटना पड़ा और मोबाइल वापस देना पड़ा। जल्दबाजी में वह अपनी मामी की बात भी नहीं सुन पाई और उसे ये भी नहीं पता चला कि बाहर उसके मामा मामी की हालत कैसी है। उस दिन दोपहर में नताशा की दोनों मामियाँ जेल आई। जब जेल गार्ड ने सूचना दी तो नताशा खुशी से मिलने वाले कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सिर्फ उसकी करीना मामी और दूसरी मामी मनीषा भी आई थी। उसके दोनों मामा वहां नहीं थे। करीना जी और मनीषा जी कांच के उस पार बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ दिख रही थी। नताशा ने घबराते हुए पूछा, करीना मामी, मनीषा मामी, आप लोग बाहर ठीक तो हैं? तुम्हें क्या लगता है? करीना जी ने नताशा को नफरत भरी नज़रों से देखा। तुमने पूरी माली फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? माली फैमिली को क्या हुआ? मामा और दूसरे मामा क्यों नहीं आए? नताशा के दिल में डर बैठ गया।
तुम्हें पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? मनीषा जी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। तुम खुद जेल गई, ऊपर से आर्य फैमिली को नाराज कर दिया। उसी रात तुम्हारे दोनों मामा के सारे मामले बाहर आ गए और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। वह दोनों अब भी जेल में है। क्या तुम्हें लगता है कि हम बाहर आराम से जी रहे हैं? ये सब नताशा की वजह से हुआ था। अगर उसने अरनिया जी को नाराज नहीं किया होता तो माली फैमिली इस हालत में नहीं पहुंची होती। क्या उन्हें क्यों पकड़ा गया? वजह क्या है? नताशा ने कांपती आवाज में पूछा। दोनों मामी एक दूसरे को देखने लगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद करीना जी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वजह तुम्हें क्या लगती है? आर्य जैसी फैमिली अगर चाह ले तो किसी को भी किसी बहाने से अंदर करवा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, माली फैमिली की सारी कंपनियां भी दिवालिया हो चुकी है। कुल मिलाकर 2 करोड़ का कर्ज है। अब ये रकम तुम्हें ही चुकानी चाहिए, है ना? क्या? नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अभी ठीक से समझ भी नहीं आया था कि उसे 2 करोड़ चुकाने की बात कही जा रही है। वह घबराकर बोली, मैं क्यों चुकाऊं? जब पैसा कमाया जा रहा था तब तो वह मेरी जेब में नहीं आ रहा था। मनीषा जी ने मुंह खोलते ही गुस्से में दांतना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। उसने नताशा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि वह कितनी बेकार और मनहूस है। उसी की वजह से पूरे फैमिली के लोग जेल में हैं और कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उसके मुताबिक सब नताशा की वजह से सब कुछ तबाह हुआ है, तो उसका हक बनता है कि वही इसकी कीमत चुकाए। सिर्फ 2 ही करोड़ नहीं, बल्कि उनका रिटायरमेंट मनी भी नताशा को ही देना होगा। नताशा की आंखें भर आई। उसने भारी आवाज में कहा कि उसके पास अब 1 पैसा भी नहीं है। मनीषा जी ने यकीन ना करते हुए उसे घूरा और कहा कि वह खुद को मिस ओबरॉय कहलवाती है, फिर उसके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? उसके हिसाब से नताशा को बस ओबरॉय फैमिली के किसी यंग मास्टर के पास जाना था, थोड़े से पैसे मांगने थे और माली फैमिली के सारे कर्ज उतर जाते। करीना जी ने भी जमीन पर थूकते हुए ठंडी नज़र से नताशा को देखा और साफ कह दिया कि यह पैसा उसे हर हाल में चुकाना होगा, चाहे वह चाहे या नहीं। उसने धमकी दी कि वे लोग जेल के बाहर उसका इंतजार करेंगे और जैसे ही वह बाहर निकलेगी उसे बैल और घोड़े की तरह काम करके मामली फैमिली के सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। नताशा ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा कि उसके पास सच में अब कोई पैसे नहीं है। उसने समझाने की कोशिश की कि कुछ दिन पहले उसने 4 करोड़ जुटाए थे, लेकिन वह सारा पैसा क्रू को लिक्विडेटेड डैमेज के तौर पर देना पड़ा। ऊपर से पिछले कुछ दिनों में एडवर्टाइजर भी उससे क्लेम करने आ गए थे और अब वह खुद 4 करोड़ से ज़्यादा की देनदार बन चुकी थी। ऐसी हालत में वह दूसरों का कर्ज कैसे चुका सकती थी? अरनिया जी को जहर देने के बाद से हालात बदल चुके थे। पहले जहां पैसे आसानी से मिल जाते थे, अब वह भी मुश्किल से कुछ लाख ही देती थी। जो भी पैसे नताशा को मिलते वह सब माली फैमिली की कंपनियों में लगा देती थी। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया था। करीना जी यह सुनकर और भड़क गई। वह कमरे में आगे पीछे टहलते हुए गालियां देने लगी और बोली कि नताशा के हाथ में 4 करोड़ थे और उसने फैमिली से बिना पूछे सब यूं ही दे दिए। उसके मुताबिक नताशा का दिमाग किसी सूअर से भी बदतर है। अगर वह पैसा माली फैमिली को दिया गया होता तो आज उन्हें इस हालात का सामना नहीं करना पड़ता। मनीषा जी को अब भी शक हो रहा था। उसने नताशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रही। नताशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि उसके पास सच में अब कुछ नहीं बचा है। उल्टा वह खुद भारी कर्ज में डूबी हुई है। माली फैमिली का कर्ज उन्हें खुद ही चुकाना होगा।
इतने सालों से बिजनेस करने के बाद भी अगर वे 2 करोड़ नहीं जुटा सकते तो यह उसकी गलती नहीं है। यह सुनते ही करीना जी फिर से फट पड़ी और उसे मनहूस बताते हुए कहा कि जहाँ भी वह जाती है सिर्फ बदकिस्मत ही लाती है। उसने साफ कह दिया कि नताशा अब कभी माली फैमिली में वापस ना आए। नताशा का सिर और झुक गया, उसका चेहरा शर्म और दर्द से भर गया। यही थी वह फैमिली जिसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मनीषा जी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि नताशा की हिम्मत भी नहीं होगी वापस आने की। अगर वह आई तो उसे किसी दूर दराज गांव में बेचकर किसी कुंवारे की बीवी बना देगी। दोनों औरतें काफ़ी देर तक उसे अपशब्द कहती रही और फिर विजिटिंग रूम से चली गई। नताशा वापस सेल में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें इतनी सूज गई थी कि दर्द करने लगी। दूसरी तरफ तानिया ने फ़ोन काटते ही तुरंत अरमान को कॉल किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सीधा सवाल किया कि क्या वह नहीं चाहता कि नताशा को सजा हो, क्योंकि नताशा ने कहा था कि उसी ने उससे वकील ढूंढने के लिए कहा है। अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि भले ही उसके असली माँ बाप ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन उन सब का नताशा से कोई लेना देना नहीं है और उसके खिलाफ पैसे ट्रांसफ़र का कोई सबूत भी नहीं है। वह इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा कि नताशा उसकी बचपन की दोस्ती रही है और वह उसे सजा पाते नहीं देखना चाहता। अगर इस बार वह उसकी मदद करता है तो यही आखिरी बार होगा। इसके बाद उसका उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरमान की बात का मतलब साफ था कि तानिया नताशा के लिए वकील रखे। अगर बाद में बात खुली तो वह वजह भी बता सकता था। यह सुनते ही तानिया के मन में खुशी दौड़ गई। वह यही चाहती थी कि अरमान हमेशा के लिए नताशा से दूर हो जाए। बचपन से नताशा अपने भाइयों और कजिन्स की तारीफ़ें करती रहती थी, जो तानिया को हमेशा चुभती थी। कॉलेज के दिनों में ही तानिया को अरमान से प्यार हो गया था। ग्रेजुएशन के बाद वह चाहती थी कि फैमिली शादी की बात आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। वह बेबस होकर अरमान की अनिका गुलेरिया से सगाई देखती रही। उस दिन सगाई के फंक्शन में उसने शराब पी ली थी और नशे में अरमान से अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन अरमान ने उसे ठुकरा दिया था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। शर्मा फैमिली। उस दिन के बाद तानिया विदेश चली गई थी, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए। विदेश में रहते हुए भी वह कभी कभी अरमान से चैट करने की कोशिश करती थी, हल्के हल्के अपने दिल की बात जताने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार अरमान ऐसा बिहेव करता जैसे उसने मैसेज देखा ही नहीं हो। इससे तानिया को बहुत ठेस लगती थी, मगर वह समझती भी थी। आखिरकार अरमान की पहले से ही मंगेतर थी, अनिका। बाद में उसे पता चला कि अरमान और अनिका का ब्रेकअप हो गया है। यह खबर सुनते ही तानिया ने फिर से अरमान को कॉल किया, लेकिन इस बार भी उसका रवैया पहले जैसा ही ठंडा रहा। यही आकर तानिया ने पूरी तरह हार मान ली। उसने समझ लिया कि कुछ रिश्ते चाहे दिल से कितने ही सच्चे क्यों ना हो, सामने वाला अगर उन्हें स्वीकार ना करे तो ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं होता। हाल ही में वह वापस इंडिया लौटी थी। उसकी माँ बीना जी ने उससे कहा कि वह किसी दूसरे फैमिली के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। इस बार तानिया ने मना नहीं किया और चुपचाप हाँ कह दी, लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक इसी वक्त हालात अचानक बदलने वाले हैं। नताशा का फ़ोन आया मदद के लिए और इसी एक फ़ोन कॉल ने उसे फिर से अरमान से जोड़ दिया। तानिया के मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी। अगर वह इस बार अरमान की मदद कर दे तो शायद उसकी नज़र में उसकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाए। शायद वह उसे अलग नज़र से देखने लगे, या फिर शायद उससे प्यार ही हो जाए। जैसे जैसे वह यह सब सोच रही थी,
उसका दिल और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अरमान का मुश्किल समय में नताशा की मदद के लिए आगे आना यह दिखाता था कि उसका कैरेक्टर सच में बुरा नहीं है। ऐसा इंसान आसानी से किसी का साथ नहीं छोड़ता। इसी सोच में डूबी तानिया कुछ कहने ही वाली थी कि वह मदद करेगी। तभी अरमान ने खुद कहा, तुम अभी अभी विदेश से लौटी हो, किसी दिन मिलते हैं, पुराने दिनों की तरह। यह सुनते ही तानिया का चेहरा खिल उठा। ठीक है, उसने खुशी से कहा, हम पुराने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, हम साथ में मिलेंगे। फ़ोन पर दोनों ने पुरानी बातें की, कॉलेज के दिन, पुराने किस्से, हंसी मजाक। करीब 10 मिनट बाद तानिया ने भारी मन से कॉल काट दी। अंत में उसे वकील वाली बात कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए इतना काफ़ी था कि अरमान खुद नताशा को बाहर निकलते देखना चाहता है। उसने मन ही मन तय कर लिया, वह ज़रूर मदद करेगी, क्योंकि अगर उसने यह किया तो आगे चलकर अरमान उसके एहसान को ज़रूर याद रखेगा। फ़ोन रखने के बाद तानिया सीधे लिविंग रूम में गई। वहाँ उसकी मॉम यानी वीना जी टीवी देख रही थी। तानिया उनके पास जाकर बच्चों की तरह लिपट गई और बोली, मॉम, मुझे फैमिली लॉयर का यूज करना है, प्लीज़ मना मत करना। वीना जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तू जब भी आती है कोई ना कोई काम लेकर आती है, साफ साफ बता, इस बार किसके लिए लॉयर चाहिए? पहले ही कह देती हूँ, अपने दोस्तों के झगड़े साफ करने के लिए नहीं। नहीं नहीं, तानिया ने नाक सिकोड़ी, इस बार मैं बस शो देखना चाहती हूँ। शो? वीना जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन सा शो? वह इन दिनों शॉपिंग और सोशल मीडियाज में इतनी बिजी थी कि हाई प्रोफाइल सर्कल की लेटेस्ट खबरों से दूर थी। तानिया मुस्कुराई, अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, ओबरॉय फैमिली का शो। मॉम, आपको तो अर्निया जी सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है ना? सुना है उनकी गोद ली हुई बेटी नताशा ने उनके बैंक कार्ड से लाखों निकाल लिए और अरेस्ट हो गई। अगर हम उसे बचा ले तो कितना मज़ा आएगा। असल बात वह जानती थी, वह किसी भी हालत में यह नहीं चाहती थी कि माँ को पता चले कि वह यह सब अरमान के लिए कर रही है। वीना जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया, इस गंदे मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अर्निया जी पहले ही काफ़ी स्कैंडल फैला चुकी है। नताशा के लिए फैमिली का लॉयर लाना वर्थ नहीं है। शर्मा फैमिली के लॉयर्स बाहर से भारी फीस पर रखे जाते थे। सिर्फ तमाशा देखने के लिए उन्हें यूज करना बेवकूफ़ी थी। ऊपर से वीना जी ने यह भी सुना था कि नताशा का कैरेक्टर ठीक नहीं है और जो भी उसके करीब जाता है उसकी लाइफ में परेशानी आ जाती है। मॉम, इस बार बात अलग है। तानिया ने उनका हाथ हिलाया। सुना है अर्निया जी का डिवोर्स हो गया है, बेटे भी उनसे दूरी बना चुके हैं। अब वह सिर्फ इसी गोद ली हुई बेटी पर भरोसा करती थी और उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। इसी वजह से अर्निया जी इतने गुस्से में है कि नताशा को सज़ा दिलवाना चाहती है। वह थोड़ा रुकी और बोली, अगर हम नताशा को सज़ा से बचा ले तो अर्निया जी का चेहरा देखने लायक होगा, पूरा गुस्से से हरा पड़ जाएगा। यह सुनकर वीना जी भी थोड़ी सोच में पड़ गई। अर्निया जी उनकी ज़िंदगी की पुरानी दुश्मन थी और उनकी परेशानी देखना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। कुछ देर बाद वीना जी ने कहा, मान लिया कि अर्निया जी को चिढ़ाने में मज़ा आएगा, लेकिन इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? सिर्फ बदला लेने के लिए वह कदम नहीं उठाना चाहती थी। तानिया एक पल को अटक गई, फिर बोली, और भी फ़ायदा है। अगर नताशा अंदर ही रही तो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वह बाहर आ गई तो वह फिर से अर्निया जी के पास जाएगी और तब असली तमाशा शुरू होगा। वीना जी ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम संजू को ढूंढ लो, वह शर्मा फैमिली कॉरपोरेशन के लीगल डिपार्टमेंट में है। ऐसे छोटे लेवल के केस में उनकी काबिलियत जाया करना ही होगा। ओके मॉम, थैंक यू। तानिया खुशी से उछल पड़ी। उसने झट से वीना जी के गाल पर किस किया और बिना देर किए भाग गई।
उसी रात संजू ने नताशा से मिलने के लिए डिटेंशन सेंटर का रुख किया। उन्होंने पूरे केस की डिटेल्स पूछी, हर ट्रांजैक्शन, हर तारीख और हर बात को ध्यान से सुना और फिर केस अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद संजू ने पुलिस के सामने नया एविडेंस जमा किया। आखिरी ट्रांसफ़र से पहले भी नताशा ने कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए थे और हर बार अरनिया जी की रजामंदी थी। उस वक्त अरनिया जी ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। शिकायत सिर्फ तब दर्ज कराई गई जब दोनों के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे। संजू का मानना था कि यह सीधा सीधा झूठा आरोप है और अरनिया जी जानबूझकर नताशा को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान नताशा ने पुलिस को एक अहम क्लू भी दिया। उसने कहा कि घर छोड़ने से पहले उसने अरनिया जी को खुद कहते हुए सुना था कि वह होटल जाकर पैसे ट्रांसफ़र कर दे। यह बयान इस बात का सबूत बन गया कि मामला फर्जी तरीके से बनाया गया था। पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वह अरनिया जी को दोबारा बुलाकर और सबूत मांगे। अरनिया जी ने काफ़ी देर तक सोचा, लेकिन वह कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाई। उसी दिन नताशा को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया। यह खबर सुनते ही अरनिया जी का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने लोगों से पता लगवाया कि आखिर नताशा की मदद किसने की। जांच करने पर पता चला कि इसके पीछे उनकी पुरानी दुश्मन वीना जी थी। घर लौटते ही अरनिया जी ने लिविंग रूम में रखे सारे टी कप्स जमीन पर दे मारे। कमीनी वीना, ऐसे वक्त पर मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि नताशा ने इतने गलत काम किए हैं और फिर भी जेल नहीं गई। अब उन्हें किसी भी तरह नताशा को दोबारा जेल भेजने का रास्ता ढूंढना था। पास में खड़ी लीला आंटी डर के मारे कांप रही थी। मैडम, प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आपका शरीर इतना तनाव झेल नहीं पाएगा। मुझे पता है, अरनिया जी ने लापरवाही से कहा और फिर गुस्से में बोली। वह बदचलन लड़की अभी अपनी सज़ा से बची है, लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूँ। महिमा जी, चिंता मत करो, मैं नताशा से ज़्यादा दिन जिंदा रहूँगी। कल ही नताशा की माँ को सज़ा सुनाई गई थी। उसे 35 साल की सज़ा हुई थी। जब वह बाहर आएगी तब तक चलने की हालत में भी नहीं होगी। यह भी खबर आई थी कि मास्टर प्रेम को जहर दे दिया गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। सिर्फ नताशा ही थी जिसे अब तक सज़ा नहीं मिली थी। दूसरी तरफ विला में माहौल शांत था, लेकिन अंदर तनाव साफ महसूस हो रहा था। समीक्षा गुस्से में बोली, ये शर्मा फैमिली क्या कर रही है? नताशा लगभग सज़ा पा ही गई थी। तभी उनका लॉयर बीच में आ गया और वह बिना किसी सज़ा के बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। वेदांत ने टी पॉट से चाय उड़ेली, एक कप उठाकर समीक्षा की तरफ बढ़ाया। ऐसे मामलों में वेरिएबल्स आ ही जाते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। टेबल पर उसके बनाए हुए नए स्नैक्स रखे थे। सोफे पर बैठी माही अपनी स्क्रिप्ट पलट रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, यह शर्मा फैमिली नहीं है, बल्कि शर्मा फैमिली की मैडम है। उनका नाम वीना जी है। उनका अरनिया जी से पुराना झगड़ा रहा है। उनका बीच में आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन अनरीजनेबल नहीं। आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। बस अफसोस यही था कि वीना जी ने जिस इंसान को बचाया वह खुद मुसीबतों का ढेर थी। आज बाहर आई है, लेकिन आगे उसकी किस्मत और भी खराब हो सकती है। शर्मा फैमिली की मैडम, मतलब तानिया की? समीक्षा ने पूछा। माही ने सिर हिलाया, एक स्नैक उठाकर मुंह में डाला और बिना किसी खास भाव के खिड़की के बाहर देखा। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पत्ते हवा में हिल रहे थे। नज़ारा बुरा नहीं था। समीक्षा ने गहरी सांस ली, फिर भी समझ नहीं आता, नताशा जैसी लड़की की मदद करने में क्या फ़ायदा है? शर्मा फैमिली खुद मुसीबत में फंस जाएगी। मैं तो बस चुपचाप तमाशा देखूंगी। माही ने हल्के से कहा, बस इंतज़ार करो,
आगे और भी अच्छे शो आने वाले हैं। वेदांत ने मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ली और उसकी खुशबू का मजा लिया। एक तरफ बैठे रुद्राक्ष ने फोन नीचे रखा और माही को देखा। अगर तुम चाहो तो मैं किसी से बात करूं? थोड़ा पानी हिलाया जाए और इस बार नताशा को पक्का सजा दिलवा दी जाए। श्रीवास्तव फैमिली के लॉयर्स के सामने वह बच नहीं पाएगी। माही ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम बस सो देखो। अगर तुमने दखल दिया तो नताशा समझ जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जहर पाल लेगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके आसपास के लोग किसी खतरे में पड़े। भले ही नताशा के माता पिता पकड़े जा चुके थे, लेकिन उनके पुराने संपर्क अभी भी बाकी हो सकते थे। अगर नताशा ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर या कोई और तरीका अपनाया तो बात बिगड़ सकती थी। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और चुप हो गया। माही ने आगे कहा, अब जब शर्मा फैमिली ने मदद की है तो अरनिया जी का बदला अधूरा रह गया है। वह चुप नहीं बैठेगी, वह फिर से नताशा पर वार करेगी और तभी असली तमाशा शुरू होगा। उन्हें बस वही बैठकर सब देखना था, बिना सोचे समझे दखल देना इस वक्त किसी के लिए भी ठीक नहीं था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए।